प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए बिहार बोर्ड के लिए क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड से चैप्टर नंबर 1 और 2 का, यानी कि बातचीत और उसने कहा था पाठ का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस दोनों चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो भाई आज का क्लास तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखते चलना। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलना, देखते हैं कितना कौन सही कर पाते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बातचीत पाठ के क्वेश्चंस को, तब उसके बाद दूसरा चैप्टर यानी कि उसने कहा था चैप्टर को हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए पहला नंबर चैप्टर है और पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बातचीत शीर्षक पाठ क्या है। अब बताओ जी, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि बातचीत जो है वो क्या है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या फिर ललित निबंध है। तो आपको पता होना चाहिए कि बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का ललित निबंध है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्नों को देखेंगे, जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना भाई, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि 2 चैप्टर है भाई, कम से कम 80 ऑब्जेक्टिव तो हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। अब बताओ जी, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं। तो वो बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। क्या बातचीत की शैली। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखना आप सभी। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र जो उमड़ा चला जाता है वो किनकी बातचीत में। तो हम दो हम सहेलियों की बातचीत में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। सारे प्रश्नों को भाई आज देखते हैं कितने बच्चे हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं और सारे प्रश्नों को याद करते चलते हैं, और पूछेंगे लास्ट में कि कौन कितना सही कर पाते हो। देखिए बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का जो नाम था वो था बेनी प्रसाद भट्ट और माताजी का नाम था पार्वती देवी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। माता पूछे तो पार्वती देवी लगा देना, और इसका पीडीएफ जो है क्लास के जस्ट बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए अच्छे से क्लास को देखते चलो, आंसर आप लोग बना लीजिएगा खुद से। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से जो थे वो क्या थे। तो वो थे व्यापारी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना आप सभी। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट के माताजी का क्या नाम था। अब बताओ आप सभी, बातचीत जो पाठ है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है और बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम है पार्वती देवी। अभी मैंने बताया, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी। तो उन्हीं के माताजी पार्वती देवी ने। ऑप्शन नंबर कौन सा। तो डी में दिया गया है, माता पार्वती देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। जन्म बोले तो कब हुआ था ये पूछा गया आप सभी से। तो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और निधन पूछे तो 20 जुलाई 1914 को क्या हुआ था। तो निधन हो गया था। याद रखना आप सभी। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। निधन मतलब मृत्यु, अभी मैंने बताया 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ऑप्शन सी लगा लो आप लोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, यानी कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना आप सभी। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। तो 1000 के आसपास। क्या 1000 के आसपास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 12 का ए इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से आंसर लगाते चलना आप सभी। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है। तो वो बातचीत के जरिए। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, ये रहा, जैसा काम वैसा परिणाम
किस लेखक की रचना? तो भाई कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो बातचीत पाठ। तो उसके लेखक का क्या नाम है? तो बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम जो रचना है ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना? दमयंती स्वयंवर जो रचना है वो किस लेखक की रचना है बताओ आप सभी? तो ये रचना है बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर पूछे संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना? संयोगिता स्वयंवर आए तब आप भाई श्रीनिवास दास लगाना, लेकिन दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है, याद रखना आप सभी। ओके चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? अब बताओ जी आप सभी, संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो किसकी रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर के लेखक का नाम है श्रीनिवास दास। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नहीं है पूछा गया आप सभी से, तो कौन सी नहीं है? तो परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जन, सद्भाव का अभाव, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है लेकिन नहीं है, तो परीक्षा गुरु नहीं है। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है पूछा गया है? तो रेल का विकट खेल है। कछुआ धर्म नहीं है, कछुआ धर्म नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। रेणुका, तो ये तो दिनकर जी की रचना, ये भी नहीं है। प्राच्य विद्या, ये भी नहीं है, तो होगा कौन सा? रेल का विकट खेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखना आप सभी। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार? अगर युग पूछे तो भारतेंदु युग लगाना, अगर काल पूछे तो आधुनिक काल लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बातचीत, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? क्या है भाई? मनुष्य की बातचीत का जो सबसे अच्छा तरीका होता है ना, वो होता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी कि खुद से बातचीत करना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो क्या होता है? तो आत्मीयता होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना आप सभी। ओके चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? काल पूछे तो आधुनिक काल अभी मैंने बताया है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। काल पूछे आधुनिक काल लगा देना। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? तो महाकाव्यकार नहीं थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसने कहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? भाई बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है, वो किसने कहा है? ये पूछा गया आप सभी से। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी? तो मैं बता दूं 26 का बेन जॉनसन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ये जो है ये पंक्ति है, किसकी पंक्ति है बताओ आप सभी? तो असल बातचीत ये एडिसन की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट के समय कौन कौन साथी साहित्यकार थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, राधाचरण गोस्वामी भी थे, प्रताप नारायण मिश्र भी थे और प्रेमघन भी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बताओ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? तो वो किया है किससे बताओ आप सभी? एडिसन और स्टील से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल देखिए, चमनिस्तान शब्द का अर्थ क्या होगा? चमनिस्तान का अर्थ जो होता है ना, वो होता है हरे भरे बागों का इलाका। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर है। 30 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके जी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? गूंगी प्रतीत मतलब भाई, गूंगी मतलब हो गया कुछ कोई बोल ही नहीं पाता, एकदम जो है वैसे बैठा रहता, सोया रहता, कुछ भी करता लेकिन बोल नहीं पाता। किसके ना होने से? तो भाई वाक शक्ति। कौन सा? वाक शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाई मुंह से बोलिए ना निकलेगा तो उसे वाक शक्ति बोलते हैं, जो कि गूंगी प्रतीत होती। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन सा दो है? वाक शक्ति के अनेक फायदों में जो होता है वो होता है स्पीच, वक्तृता और बातचीत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट कब
कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी? भाई 1867, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, ये रहा। बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना कब की थी? पहले तो मैं पूछ रहा हूं कि श्रीनिवास दास की जो रचना है वो संयोगिता स्वयंवर है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि पूछा गया कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास लगा देना। और ये कब किया था? तो 1886 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो 35 नंबर सवाल देखिए, रसातल यात्रा बालकृष्ण भट्ट की कैसी कृति है? रसातल यात्रा जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन कैसी रचना है ये पूछा गया आप सभी से, तो वो एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए इस चैप्टर से हमने 35 ऑब्जेक्टिव को लिया था, जो हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट चैप्टर यानी कि दूसरा चैप्टर जिसका कि नाम है उसने कहा था, अब स्टार्ट करेंगे। देखो उसने कहा था जो एक प्रकार का है कहानी है, याद रखिएगा। अब जो है इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले। देखो उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? भाई अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं कराया, भाई दूसरे चैप्टर पे आ गए, एक बार क्लास को लाइक कर दो, फिर पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। देखो उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी, तो कब लिखी गई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम है क्या, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछे 1915 लगा देना, करेक्ट आंसर है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर का। ऑप्शन ए सही जवाब है, 3 का। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुआ था, बताओ आप सभी। तो उसने कहा था कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1915, अभी मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन जो उसका 1911, और उसने कहा था 1915 प्रकाशन वर्ष, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए रहा, लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? लाना सिंह के गांव का जो नाम था ना वो क्या था, तो मांझे था क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लाना सिंह के मामा जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने। लाना सिंह के भतीजा का क्या नाम था? भतीजा का नाम पूछा गया भाई, लाना सिंह के भतीजा का क्या नाम था, तो वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का, सॉरी ये कीरत सिंह होगा, भतीजा पूछा गया भाई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये वजीरा सिंह तो वो उसकी गोद मतलब सिर को अपनी गोद में लेके बैठा, तो ये कैसे हो सकता है, तो लाना सिंह के भतीजा का नाम था कीरत सिंह, याद रखना आप सभी। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने। लाना सिंह किस पद पर था? लाना सिंह जो था वो जमादार के पद पर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लाना सिंह के मामा रहते थे भाई, अभी मैंने बता चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी लगाने में क्या हर्ज है। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया लाना सिंह की गोद को वजीरा सिंह लेके बैठा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का जो विदूषक था वो कौन था, बताओ आप सभी। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पलटन का जो विदूषक था वो कौन था, तो वो था वजीरा सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 12 नंबर सवाल। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लाना सिंह जो है वो किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कहानी में इसका वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 जो है ये उदय प्रकाश की रचना है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, और सुखमय जीवन ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, याद रखना आप सभी। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार क्या कहता था, तो तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की धत कहकर भाग जाती थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तू कहाँ रहती भाई, तेरी कुरमाई हो गई। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, तू कहाँ रहती है, कैसे हो सकता है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता था? किसे भेजता था ये बताओ आप सभी। ये भेजता था वजीरा सिंह को। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था?
तो वजीरा सिंह बेटा था ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था वो था बोधा सिंह। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। वही सूबेदार नहीं, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो वो हुआ था जर्मनी के साथ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? बताओ आप सभी। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये मारा था लहना सिंह ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 था। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन दी है कहाँ, लेकिन ये पूछा गया आप सभी से। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लायलपुर में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म पूछा गया आप सभी से, किसका? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान पूछा जा रहा है आप सभी से, तो वह है जयपुर राजस्थान। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। और मूल निवास पूछे तो हिमाचल, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लगा देना। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, सुखमय जीवन किसकी रचना? सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, जो कि जिसका प्रकाशन वर्ष है 1911, याद रखना आप सभी। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो रचना है वो किसकी रचना है? बताओ आप सभी। तो कछुआ धर्म जो रचना है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा निबंध है जो गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है? भाई बताओ आप सभी। 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रचित नहीं है, तो वो कौन सा? तो मजदूरी और प्रेम इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? नहीं है पूछा गया, तो सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है उसने कहा था, लेकिन जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, और ये पगल घंटा बीच में आके घुस गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे, ये पूछा जा रहा है आप सभी से। तो लगाओ 27 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी? तो मैं बता दूं, ये हो जाएगा कौन सा? तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के थे, याद रखना आप सभी। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, उसने कहा था कहानी में कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, ये बताओ आप सभी। तो वो जो बांटा गया वो 5 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? युग पूछा गया आप सभी से, तो बताओ द्विवेदी युग करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था जो रचना है कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है? तो वो है कर्म प्रधान कहानी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, ये रहा के सामने, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? तो वही लहना सिंह से कहा था। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, उसने कहा था शीर्षक पाठ क्या? उसने कहा था जो है एक प्रकार का कहानी है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 32 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, फटाफट से आप लोग रिवीजन करते चलिए, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखो, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगरी के कोले में डाल? बताओ आप सभी। तो ये जो कहा था ये मैं बता दूं, यह कहा था किसने? तो यह कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो वो खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो वो है 20वीं सदी के। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? गुलेरी जी ने 5 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, क्योंकि गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? तो युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1916 में। कब? 1916 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? तो यह जो कहा था वो कहा
कहा था लहना सिंह से, क्या लहना सिंह से कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 39 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने 40 नंबर सवाल। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है? तो यह भी जो पाठ से है ये उसने कहा था पाठ से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 41 नंबर सवाल की ओर बढ़ते। ये रहा आपके सामने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा गया आप सभी से, तो बताओ 7 जुलाई 1883 लगा दोगे तो गलत थोड़ी ना होगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 12 सितंबर 1922 को निधन हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपके सामने चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? निधन पूछा गया आप सभी से, तो बताओ आप सभी 12 सितंबर 1922 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? वृत्ति बताओ आप सभी, वृत्ति कैसी वृत्ति थी उनकी? तो 43 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा कौन सा? तो अध्यापन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी किसी भी विद्या में दूसरों को शिक्षित करना। चलिए 44 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? गुलेरी जी समालोचक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, गुलेरी जी काशी प्रचारणी पत्रिका के क्या थे? बताओ आप सभी, गुलेरी जी काशी प्रचारणी पत्रिका के क्या थे? तो बताओ आप सभी 45 का तो वो क्या थे? तो एक संपादक थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस दोनों चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव था मैंने करा दिया। अब आप कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और जरूर कमेंट करके बताना। क्लास को आप सभी लाइक कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में।